मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः अक्टूबर माह का जो मंथली जो टेस्ट है वो आपका लगभग 26-27 अक्टूबर के आसपास होगा। सूचना आपको मिल गई होगी या मिल जाएगी। देखिए, उसके लिए जो पिछला टेस्ट आपका हुआ था उसके बाद के सिलेबस की अपन बात करें तो मुख्यतः वो आपके सिलेबस के अंतर्गत मंथली टेस्ट के सिलेबस में आएगा। देखिए, मुख्यतः मैं आपको बता दूं, मंथली टेस्ट के सिलेबस में आपके जो भी बिंदु आएंगे, एक बिंदु तो है वायुमंडल में जल, पहला बिंदु, जिसमें आपको ध्यान में होगा बादलों के प्रकार, वर्षा के प्रकार बताए गए थे ना। तो वायुमंडल में जल संबंधी जो टॉपिक है, पहला टॉपिक वो देखोगे। दूसरा टॉपिक जो पिछले वीडियो में आपने देखा ज्वार भाटा, ये टॉपिक देखोगे टेस्ट के लिए। तीसरा टॉपिक देखोगे चक्रवात व प्रति चक्रवात, ये टॉपिक देखोगे। चौथा टॉपिक आप देखोगे वायुदाब पेटी व वातावरण। ठीक है, ये चार टॉपिक आपके टेस्ट का सिलेबस है। अक्टूबर का जो मंथली टेस्ट होगा उस मंथली टेस्ट में ये चार टॉपिक आपको ठीक प्रकार से तैयार करने हैं। 20 नंबर का टेस्ट होगा आपका और उस 20 नंबर के टेस्ट में ये चार लेसन दिए जाएंगे। निश्चित रूप से ये चार वीडियो आपके पास मिल गए होंगे। वायुदाब पेटी का जो टॉपिक था वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए आज मैं दोबारा वायुदाब पेटी आपको बता रहा हूं कि आप ठीक प्रकार समझे, क्योंकि वायुदाब पेटी निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अपन टेस्ट की बात करें तो ये चार टॉपिक आप देखोगे। वायुमंडल में जल, पहला टॉपिक, जिसके अंतर्गत बादल के प्रकार, बादलों के प्रकार, वर्षा के प्रकार जो बताए गए थे आपको वो देखना है। ज्वार भाटा वाला टॉपिक देखना है आपको। ज्वार भाटा क्या है, क्यों आता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें। चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में आपको बताया गया था, वो बिंदु आपको देखना है। और एक बिंदु आपको देखना है वायुदाब पेटी का। तो ये चार टॉपिक अक्टूबर के जो टेस्ट होगा आपका अक्टूबर का, उस अक्टूबर के टेस्ट के लिए आपको ये चार टॉपिक ठीक प्रकार से देखने हैं। चारों टॉपिक आपके पिछले टेस्ट के बाद में हुए हैं और चारों टॉपिक मैथ, हालांकि हो तो गए अपने 6-7 टॉपिक पिछले टेस्ट के बाद, लेकिन ये चार टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इन टॉपिक्स को आप ठीक प्रकार से टेस्ट के लिए तैयार करोगे। ठीक है, ये विषय ध्यान रखिए। चार टॉपिक, इनके वीडियो आपके पास में होनी भी चाहिए, बुक की सहायता से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन चार टॉपिक्स को आज देखो लगभग 10-12 दिन पहले आपको मैं सिलेबस बता दिया है मैंने। तो पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के 4 नंबर आ रहे हैं, किसी के 5 नंबर आ रहे हैं। दूसरा, कॉपी जो सबमिट करने का जो तरीका आपको बताया गया है उसे भी आप ठीक प्रकार से ध्यान रखें। कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग वगैरह थी, वो भी थोड़ी ठीक प्रकार से नहीं समझ में आ रही थी, तो वो भी ठीक प्रकार से, यानी कुल मिलाकर आप एक सीरियसली इस टेस्ट को लें और जो भी टॉपिक्स आप बताए गए हैं वो टॉपिक्स आप ठीक प्रकार से तैयार करें, तब जाकर के आपके ठीक प्रकार के नंबर आ पाएंगे। तो ये चार टॉपिक आपको ठीक प्रकार से याद करने हैं। ये अक्टूबर का जो मंथली टेस्ट है उसका सिलेबस है। ठीक है, आज देखते हैं वायुदाब पेटी। पहले ये बिंदु आपका हुआ था एक बार, आज पूरा वीडियो पर वायुदाब पेटी के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वायुदाब होता क्या है। देखिए, वायुदाब कहें किसे, वायुदाब एक सामान्यतः शब्द से अपन ये लिख सकते हैं या ये अनुमान लगा सकते हैं कि वायुदाब एक वायु के दबाव की स्थिति को कहते होंगे। और ये जो दबाव है वायु का वो सर्वाधिक कहां पर होता है, हमारा जो धरातल है
इस धरातल पर सर्वाधिक होता है। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, देखिए तापमान और वायुदाब इन दोनों में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। यानी तापमान यदि अधिक है तो वायुदाब क्या होगा? कम, और वायुदाब अधिक है तो तापमान क्या होगा? अरे समझो, अपन धरातल से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब क्या होता जाता है? कम। अब प्रश्न ये है कि यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि वायुदाब को परिभाषित करो, वायुदाब की परिभाषा लिखो, तो क्या अपना वायु का दबाव जो धरातल पर सर्वाधिक होता है ये लिख सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो ये परिभाषा जो वायुदाब की वो परिभाषा क्या है? धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा, धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार है वह वायुदाब। या सीधी सी सामान्य सी परिभाषा पर देखें तो मुख्यतः वायुदाब क्या है? हमारे धरातल पर जो प्रति जो क्षेत्रफल है, प्रति सेंटीमीटर इकाई जो क्षेत्रफल है उस पर पड़ने वाला जो वायु का भार है वह वायु का भार वायुदाब है। ये वायुदाब की मुख्यतः परिभाषा है। देखिए मुख्यतः वायुदाब की जो पेटियां हैं, इन वायुदाब की पेटी के विषय में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए मुख्यतः वायुदाब की पेटी के जो उत्पत्ति के कारक हैं, ये उत्पत्ति के दो कारक हैं। यानी वायुदाब की जो पेटियां बनती हैं या वायुदाब की जो पेटियां उत्पन्न होती हैं वह दो कारकों के कारण से होती हैं। एक कारण तो तापजन्य, तापजन्य का मतलब होता है तापमान से उत्पन्न होना, और दूसरा है हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति। वायुदाब की पेटी की उत्पत्ति के कितने कारण हैं? दो। एक तापजन्य, तापमान से उत्पन्न, और एक पृथ्वी की घूर्णन गति। आप इस पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कह सकते हैं? गतिजन्य। एक ताप से उत्पन्न होने वाली और एक गति से उत्पन्न होने वाली, ये दो वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति के कारण हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, तापजन्य या तापमान से जो वायुदाब की पेटी उत्पन्न होती है उस विषय में अपन देखें तो देखिए मुख्यतः वायुदाब की उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वह कारक होता है तापमान। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, यहां ध्यान दीजिए कि तापमान और वायुदाब में हमेशा कैसा संबंध होता है? विपरीत। यदि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम, और यदि वायुदाब अधिक होगा तो तापमान क्या होगा? कम। आ रहे समझ? यानी दोनों में विपरीत संबंध है। तो तापमान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जहां तापमान अधिक वायुदाब कम, वायुदाब अधिक तापमान कम, ये दोनों का एक विपरीत संबंध होता है। देखिए कैसे? भाई उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय भाग है, 0 डिग्री रेखा वाले, मध्याह्न रेखा वाले, विषुवत रेखा वाले, अपन कह सकते हैं कोई भी नाम एक। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। भाई सूर्य की किरणें किस रूप में होती हैं? जैसे ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी की स्थिति, ये 0 डिग्री रेखा, तो यहाँ पर बिल्कुल सीधे, और धीरे धीरे सूर्य की किरणें कैसी होती जाती हैं? तिरछी होती जाती हैं। अरे समझ? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल क्या पड़ रही है? लंबवत। और लंबवत पड़ने का मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं वो अधिक तापमान वाले हैं। भूमध्य रेखा पर जो तापमान होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। अब यदि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा?
दोनों में कैसा संबंध होता है? विपरीत। यदि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक है तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। ऐसे ही अपन धीरे धीरे ध्रुवों की ओर चले। यहां पर आओ, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ रही है, यानी यहां पर तापमान बिल्कुल कम है। क्या संबंध होता है तापमान और वायुदाब में? विपरीत। यहां यदि तापमान कम है तो वायुदाब क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तापमान से उत्पन्न हुई या नहीं हुई? तो पहली बात तो ये तो तापमान से उत्पन्न होता है। एक दूसरी जो बात है वो मैंने बताया आपको, गतिजन्य। गतिजन्य का मतलब होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर। कैसे? देखिए, वायुदाब की उत्पत्ति में, वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति में जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही मुख्यतः जो भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब के क्षेत्र है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से जो ऊपर उठी हुई वायु है, उनका जो वायुदाब होता है वो वायुदाब उच्च होता है। यानी यहां पर वायु का अवतलन अपन कह सकते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से उपध्रुवीय जो क्षेत्र हैं उनमें हवाओं का प्रसरण होता है, विसरण होता है, जिससे वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं। अपसरण होना, अभिसरण होना। तो वायु की जो गति होती है, उस वायु की गति के आधार पर जो पेटियां होती हैं उन्हें कहा जाता है कौन सी पेटियां? गतिजन्य पेटियां। तो यहाँ पर वायुदाब की जो पेटियां हैं, वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति के कितने कारण हो गए? दो कारण। एक तो किसके कारण से उत्पन्न होती है? तापमान के कारण से। और एक किसके कारण से उत्पन्न होती है? गति के कारण से। कोई दिक्कत? आगे देखो, आ रहा है समझ में? अब आपके सिलेबस के आधार पर, क्योंकि यदि अपने बौद्धिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के आधार पर देखें तो वायुदाब की पेटियां हैं वो 7 वायुदाब की पेटियां हैं। लेकिन आपके सिलेबस के आधार पर अपन देखें तो एक तो किस कारण से उत्पन्न होती है? तापजन्य। और एक होती है किस कारण से? गतिजन्य। इनका अध्ययन आप कर चुके। तापजन्य वायुदाब पेटियां आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने? 2 प्रकार। और गतिजन्य कितनी? 2। यानी तापजन्य वायुदाब की पेटी कितनी होती है? 2। और गतिजन्य वायुदाब की पेटी कितनी होती है? 2। तापजन्य वायुदाब की पेटी देखो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और दूसरी होती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये 2 पेटियां तो किसके कारण से उत्पन्न होती है? तापमान के कारण से उत्पन्न हुई या नहीं हुई? आ रहा है समझ में? गतिजन्य पेटियों की संख्या भी कितनी है? गतिजन्य पेटियों की संख्या भी 2 है। 2 कौन कौन सी? एक तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, और एक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी कितने प्रकार की? 2 प्रकार। गतिजन्य वायुदाब पेटी कितने प्रकार की? 2 प्रकार। तापजन्य वायुदाब पेटी कौन कौन सी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। गतिजन्य वायुदाब की पेटी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इनका विस्तार देखो किस रूप में होता है, ये किस प्रकार से होती है, ध्यान दीजिएगा।
अब देखो 0 डिग्री ये अपनी कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। ये इधर उत्तर और इधर दक्षिण, भाई इस रूप में होता है ना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये इधर वाली तो नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो वायुदाब पेटी है, ये वायुदाब पेटी कौन सी हुई, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और इधर भी दक्षिण में भी 0 से लेकर के 5 डिग्री के बीच में कौन सी पेटी हो गई, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये तो हो गई 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में। आ रहा है समझ में। 30 से 35 के बीच में हो गई कौन सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और इधर भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। अब इधर उत्तरी और इधर दक्षिणी, ये क्रम आप समझ रहे हैं। ये 60 से लेकर के जो 65 डिग्री है, यहां पर कौन सी हो जाएगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और इधर दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और यहां पर कौन सी हो जाएगी, ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। और इधर भी कौन सी हो जाएगी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। बीच में आप जगह देख रहे हैं 5 डिग्री से इधर 5 डिग्री से इधर, ये बीच में खाली जगह है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये पवनों का स्थान है। जैसे यहां पर है व्यापारिक पवनें चलती हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, यहाँ 35 से 60 के मध्य में चलती हैं दोनों तरफ पछुआ पवनें। अरे समझ में। और ये ऊपर की ओर है, ये उत्तरी ध्रुवीय हवा और ये दक्षिणी ध्रुवीय हवा, ठीक है। फिलहाल अपन क्या है, केवल वायुदाब पेटी का अध्ययन कर रहे हैं। व्यापारिक पवन हो गई, यहाँ पछुआ पवन हो गई और यहाँ पर ध्रुवीय पवनें हो गई। ये विस्तार होता है वायुदाब पेटियों का। आ रहा है समझ में। अब इनके बारे में अपन ठीक प्रकार समझे हुए, भूमध्य रेखीय है, निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय, उपध्रुवीय, ये किस रूप में है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको आ गया समझ में, ठीक है। यदि अपन देखें तो यहां पर देखो कौन सी पवन हो गई, व्यापारिक पवन, उत्तरी व्यापारिक पवन हो जाएगी। यहां पर दक्षिणी व्यापारिक पवन हो जाएगी, ठीक है। यहां पर पछुआ पवन कौन सी, उत्तरी, यहां पर दक्षिणी पछुआ पवन, ठीक है। यहां पर ध्रुवीय हवा, यहां पर दक्षिणी ध्रुवीय हवा। डायग्राम ठीक प्रकार समझ लें। चित्र पूछ सकता है कि वायुदाब पेटी का चित्र बनाओ, तो ये चित्र होगा 0 डिग्री से 5 डिग्री दोनों तरफ भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, 5 से 30 दोनों तरफ उत्तरी व्यापारिक पवन, दक्षिणी व्यापारिक पवन, 30 से 35 उपोष्ण उच्च वायुदाब, 30 से 35 इधर उपोष्ण वायुदाब पेटी, 35 से 60 उत्तरी पछुआ पवन, इधर 35 से 60 दक्षिणी पछुआ पवन, 60 से 65 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, इधर 60 से 65 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहाँ बीच में उत्तरी ध्रुवीय पवने, दक्षिणी ध्रुवीय पवने और यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और नीचे दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। कोई दिक्कत, ये इसका डायग्राम हो गया। अब अपने इन पेटियों की विवेचना करें एक एक की।
तापजन्य वायुदाब पेटी में दो प्रकार बताए, जिसमें पहला प्रकार कौन सा बताया आपको, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। देखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है, अभी मैंने आपको बताया, डायग्राम में आपने देखा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित होती है, पहली बात। दूसरी बात, यहां सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। तीसरी बात, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जो क्षेत्र है वहां पर दिन रात बराबर होते हैं। चौथी बात, तापमान हमेशा ऊंचा बना रहता है, जिसके कारण वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। ये तापजन्य वायुदाब की पेटी है। और इस पेटी का दूसरा नाम क्या है, डोल ड्रम। डोल ड्रम का मतलब होता है शांत वातावरण। कोई दिक्कत? दूसरे देखो, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। पहली बात, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। नंबर 2, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। नंबर 3, यहाँ दिन रात बराबर होते हैं। नंबर 4, यहाँ तापमान हमेशा उच्च बना रहता है, जिसके कारण यहाँ वायुदाब निम्न बना रहता है। और पांचवी बात, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोल ड्रम पेटी, यानी जहां का वातावरण बिल्कुल शांत हो, इस डोल ड्रम पेटी के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? दूसरी पेटी आपको बताएगी कौन सी, गतिजन्य की बताएगी फिर, या क्रम इस रूप में देख लें अपन। दूसरी पेटी तापजन्य की कौन सी देखी आपने, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी देखी आपने। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार कहां पर पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में। जो ध्रुवीय क्षेत्र है 90 डिग्री, वहां पर मुख्यतः इनमें तापमान जो है वो पूरे वर्ष भर ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसा बना रहता है, कम बना रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो वायुदाब है वो वायुदाब हमेशा कैसा रहता है, उच्च होता है। बस केवल ये बात कि ध्रुवीय वायुदाब, ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब है, यहाँ पर हमेशा तापमान निम्न बना रहता है, जिसके कारण से वायुदाब यहाँ पर उच्च बना रहता है, क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होते हैं। ये हो गई दो तापजन्य। फिर है गतिजन्य। गतिजन्य में पहली पेटी आपको बताइए कौन सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। विस्तार पता होगा, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य। पढ़ाया ना आपने, तो इसका विस्तार कहां पर हो गया, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के अंतर्गत पाया जाता है। यहाँ पर कुछ महीनों को छोड़ करके लगभग संपूर्ण वर्ष जो तापमान की स्थिति है उच्च बनी रहती है। अरे समझ में? लेकिन यहाँ वायुदाब उच्च है, जिसका प्रधान कारण क्या है, तापमान समझ नहीं है, वायुदाब तो उच्च है यहाँ और तापमान भी उच्च है, लेकिन इसका कारण क्या है कि ये तापजन्य नहीं है, ये क्या है, गतिजन्य पेटी है। क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से और उपध्रुवीय क्षेत्रों से जो ऊपर उठी हुई जो हवा होती है उसका अवपतन होता है। ध्रुवीय क्षेत्र से, उपध्रुवीय क्षेत्र से जो अपनी ये कह सकते हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्र है कौन सा, उपध्रुवीय क्षेत्र है कौन सा, 60 से 65 वाला। वहां से ऊपर उठी हुई जो हवा है उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, अपतन हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो तापमान है वो भी ऊंचा बना रहता है और वायुदाब है वो भी ऊंचा बना रहता है। कोई दिक्कत? और गतिजन्य में दूसरी पेटी आपको बताइए कौन सी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। देखिए इन दोनों पेटियों पर तापमान का प्रभाव नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखें। आप ये कह दो भाई भूमध्य रेखा पर तो तापमान अधिक था इसलिए वायुदाब निम्न है, लेकिन यहाँ तो तापमान भी अधिक रहता है, वायुदाब फिर निम्न होना चाहिए। क्यों नहीं है निम्न? क्योंकि भूमध्य रेखीय व उपध्रुवीय क्षेत्रों से उठने वाले जो हवाएं हैं, पवने हैं, वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से यहाँ पर अवपतन हो जाता है उनका, जिनके कारण से यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है। एक है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी,
विस्तार 60 से 65 डिग्री दोनों दोनों गोलार्धों के मध्य में। ठीक है, पृथ्वी के वही घूर्णन गति के कारण यहाँ पर भी हवाएं जो ऊपर उठकर अपसरित हो जाती है, जिसके कारण से स्थिति है निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और ये गतिजन्य 2 वायुदाब पेटियां होगी। तो यहाँ जो वायुदाब उच्च है, तापमान भी उच्च है, वायुदाब निम्न है, तापमान भी निम्न है, लेकिन प्रधान कारण क्या है, या तो भूमध्य रेखीय व उपध्रुवीय क्षेत्रों से ऊपर उठने वाले पवनों का पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अवपतन हो जाता है, और उपध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत घूर्णन गति के कारण से जो हवाएं हैं ऊपर उठ करके क्या हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं। ये 4 पेटियां, ये टॉपिक मैंने आपको फिर से बता दिया है वायुदाब पेटी का, ये आप ठीक प्रकार से देखें। आज के जो आपको शुरू में जो बताए गए थे टेस्ट के लिए, वो चारों बिंदु आप ठीक प्रकार से अध्ययन करें। ये 4 बिंदु ही आपके टेस्ट का जो 20 नंबर का जो टेस्ट होगा उसके पेपर के अंतर्गत इन्हीं में से प्रश्न होंगे। ठीक है, धन्यवाद, शेष कल।